नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो जनरल अवेयरनेस का नेक्स्ट सेट में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। ऐसे सारे सवाल जो कि बार-बार आपसे कई बार पेपर में घुमा-फिरा करके पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस का पार्ट है तो हम नहीं जानते कि सवालों का फॉर्मेट कहाँ से और कैसे बन सकता है, इसलिए हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो वैसे ही हर बार की तरह जनरल अवेयरनेस के इस सेक्शन में मैं बात करूँगी आपके साथ जो सवाल मैंने आपसे इस सेट में इससे पहले आपसे पूछा था और आखिर में हर बार की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे भी डिस्कस करेंगे। अपनी समय की बचत और बेहतर सुविधा के लिए आप वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज जीए के इस वीडियो में आपके लिए क्या कुछ खास है और आज आप क्या कुछ नया सीख करके जाने वाले हैं। तो शुरू करेंगे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ कि मैंने जो आपसे पिछली बार सवाल पूछा था, तो सबसे पहले तो वो सारे के सारे विद्यार्थी एप्रिसिएशन के भागीदार हैं, जिन्होंने कि अपना कीमती समय निकाल कर के कोशिश की कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने की। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपका, एक्ट 2002 वाला, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है और साथ में कंपल्सरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन की हम बात करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, वो जो इस अधिनियम में कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में आता है 84, 85, 86 या 87। मैं इस सवाल के ऊपर स्टार मार्क कर रही हूँ। इस सवाल को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सवाल आपसे ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। पहली बात तो ये कि राइट टू एजुकेशन से सवाल आपका आएगा ही आएगा, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। राइट टू एजुकेशन के ऊपर मैं अलग से एक थ्योरी सेक्शन का पूरा वीडियो करवा चुकी हूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। साथ में सवाल क्या बन सकता है, आरटीई में जो सवाल आपसे बनता है, वो है कि कब ये लागू हुआ, इसके क्या फ़ायदे हैं, कथन कारक में, कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर नीड या ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस में सवाल आपसे पूछा जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि राइट टू एजुकेशन में बेसिकली यहाँ पर 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री है और आयु वर्ग यहाँ पर है 1 से 8वीं क्लास तक के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा पूर्ण रूप से फ्री की गई है। जो ये 2002 में 2 से इसको प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है और ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, उनमें भी ये सुविधा दी गई है, जैसे मदरसाज़ हैं, गुरुकुल हैं, मकतबों की बात की जाए, वहाँ पर भी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। और ऐसे-ऐसे कि अगर आपके स्कूलों का अगर आपको ध्यान में है ये सारी चीज़ें तो ये भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के साथ। तो यहाँ पर अमेंडमेंट आपसे पूछा गया था अधिनियम कौन-सा है? तो 86वाँ अधिनियम है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि शिक्षा का जो अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य अधिकार है 2002 में 86वें संशोधन के अंदर आया था। आरटी एक्ट कौन-सा था? 2009। ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं सारे विद्यार्थी जिन्होंने कि सवाल का जवाब दिया है। उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में भी आखिर में जो सवाल मैं आपसे पूछूँगी, उसका भी जवाब आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देंगे। शुरू करते हैं। मैं इससे पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इंडियन क्लासिकल डांस को लेकर के। आज मैं बात करूँगी इंडियन फ़ोक डांसेस को लेकर के, क्योंकि पिछली वीडियो में बच्चों की डिमांड थी कि क्लासिकल डांस के साथ-साथ मैम फ़ोक डांसेस के बारे में भी बताइए। हालाँकि देखिए, ऐसा भी संभव है कि मैं आपको एक सिंपल सी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ जिसमें कि आप इम्पोर्टेंट फ़ोक डांसेस या क्लासिक डांसेस को याद कर पाएँ। लेकिन आप सबको ध्यान में ये ज़रूर होना चाहिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो कि नंबर्स ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर क्लासिकल डांस में भी मैंने 4 से 5 क्लासिकल डांसेस को ही डिस्कस किया और इंडियन फ़ोक डांस में भी मैं यहाँ पर 3 से लेकर के मैक्सिमम 4 फ़ोक डांसेस को डिस्कस करूँगी, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस के पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट भी है। एज़ अ सिटिज़न अगर देखा जाए तो आपको पता भी होना चाहिए। तो सवाल यहाँ से बार-बार आपसे बनते हैं, पूछे जाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, हमेशा आपके सामने क्या रिपीट होता है? आपके सामने हमेशा कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं क्वेश्चंस के, हमेशा वही रिपीट होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ सबसे पहले मोहिनीअट्टम के बारे में। ये आप इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है, तो दोनों को ही आप देख पाएँगे। मोहिनीअट्टम जो है वो बेसिकली केरला में किया जाता है और इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु माना जाता है, यानी कि भगवान विष्णु का जो है ये अवतार माना जाता है।
तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि केरला में मोहिनी अट्टम किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर जो इमेज मेंशन की गई है मोहिनी की, और साथ में भगवान विष्णु की भी इमेज यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि केरल का ये शास्त्रीय एकल नृत्य है। ठीक है, और मैं बता दूं कि मोहिनी अट्टम का जो संदर्भ है वो 1709 में यहाँ पर मजहा मगलम नारायण नाममूर्ति द्वारा लिखित उनकी किताब थी व्यवहार माला, और बाद में जो कवि कुंजन नाम्बियार थे उनके द्वारा लिखित गई थी घोषणा यात्रा में पाया जाता है। यानी कि 1709 में 2 किताबों के ऊपर ये बात की गई है व्यवहार माला को लेकर के, और साथ में कुंजन नाम्बियार की एक किताब है घोष यात्रा, उसमें मोहिनीअट्टम के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन किया गया है। भगवान विष्णु को एज अवतार डिस्कस किया गया है मोहिनी का, तो मोहिनीअट्टम ये नाम उसी से पढ़ा है। तो आप ये जान सकते हैं, अगर मैं केरला की साउथ इंडिया की बात करूं तो जितना ज्यादा नॉर्थ इंडिया में महत्वपूर्णता और महत्व हम भगवान शिव की रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम साउथ इंडिया की तरफ थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भगवान विष्णु की जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। हालांकि देखिए सारे के सारे भगवान जो हैं समान रूप से हमारे लिए एकल ही हैं, एक है, लेकिन सभी स्थानों पर प्रत्येक जो भगवान है गॉड गॉडेसेस है उनका अलग से इम्पोर्टेंस डिस्कस किया जाता है। आगे बात करेंगे, इसे त्रावण को राजाओं द्वारा महाराजा कार्तिका तिरुनल और जो उनके उत्तराधिकारी थे सक्सेसर्स थे 18 से लेकर के 19 सेंचुरी तक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में शास्त्रीय प्रारूप में संरचित किया गया था। यानी कि ये परंपरा शास्त्रीय जो है एक एकल नृत्य की, ये आज की नहीं है, ये त्रावणकोर केरला और अगर हम यहाँ पर साउथ इंडिया की बात करें तो पूर्ण तरीके से यहाँ पर 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में पूर्ण तरीके से इसका जो इम्पोर्टेंस थी या संरचित स्ट्रक्चर जो था काफी डेवलप हो चुका था। और आप देख पा रहे होंगे कि ज्यादातर गोलाकार चाल, नाजुक कदमों और सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के साथ लड़कियों द्वारा एकल प्रदर्शन ये किया जाता है, इसलिए कहीं न कहीं मोहिनी अट्टम का नाम इसे दिया जाता है। ठीक है, ये आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आपको नजर आ रही है मोहिनी अट्टम केरला को लेकर के। यहाँ पर लिखा भी है कि मोस्टली सोलो परफॉर्मेंस बाय अ गर्ल्स। ठीक है, क्योंकि मोहिनी अट्टम की बात की जा रही है तो बेसिकली बात यहाँ पर लड़कियों की ही करेंगे विद सर्कुलर मूवमेंट्स। तो सर्कुलर मूवमेंट्स में डेलिकेट फुट स्टेप्स के द्वारा सबटेल करके एक्सप्रेशंस के द्वारा काम करते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका फेस जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज और जो आपके फीट्स होते हैं उनको लेकर के काफी हद तक यहाँ पर मोहिनी अट्टम में जो शास्त्रीय नृत्य किया जाता है उसको काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे जो इमेज आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है मेरे पीछे, ये जो इमेज जिनकी डेजिग्नेटेड लेडी हैं, ये इनका नाम सुंदरा नायर के नाम से जाना जाता है, पल्लवी कृष्णनयन। ये 2 महत्वपूर्ण ऐसी लेडीज हैं जो कि मोहिनी अट्टम नृत्य में शास्त्रीय जो इनका नृत्य है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। और आप ये जानकर के हैरानी होगी कि बहुत सारे जो हमारे अब आगामी भविष्य में आने वाले जो इस तरीके के शास्त्रीय नृत्य को कहीं न कहीं प्रमोट करते हैं या एक्सेप्टेंस में रखते हैं, उनमें इनको बढ़ाने का, इस नृत्य को बढ़ाने का और उसको इम्पोर्टेंस को ग्लोबलाइज्ड करने का, वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक नया नाम जुड़ता नजर आएगा, सुंदरा नायर का और पल्लवी कृष्णन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर मोहिनी अट्टम जो केरला में किया जाता है, 2 महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज कौन से उल्लेखनीय कलाकार, तो बिल्कुल सुंदर नायर और पल्लवी कृष्णन, ये 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर लेडीज हैं। मैं इनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर पल्लवी कृष्णन की इमेज मैंने मेंशन की है। ये जो इमेज इनके साथ में है, इनके किसी किसी की भी हो सकती है, जो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आंदोलनों को नांग्यार कुथू और महिला लोक नृत्य जो कैकू टिलकली और तिरुवतिकार काली से उधार लिया गया है, और इसमें कहीं न कहीं ये 2 लोगों का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, कैकोट टिकली, ठीक है, और तिराकली। ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे लोग हैं जिनसे कि ये चीजें जो हैं सीखी गई हैं। और इसमें भारतनाट्यम को अगर आप ध्यान में रखेंगे और सौंदर्य और लालित्य, जहां पर ब्यूटी और उनका जो चार्म होता है रिप्रेजेंटेशन का स्टेजेस के ऊपर, कथकली को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पूरा जोश के साथ एनर्जेटिक बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जहां पर हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम की,
ठीक है, तो मोहिनी अट्टम में जहाँ पर आपको फेस एक्सप्रेशन, फेस जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, बिल्कुल उसी तरह अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्यूटी, उनका एलिगेंस ये काफ़ी मैटर करता है। कथकली जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वहाँ पर कितना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जेटिक, कितना अच्छे से आप सामने वाले के अंदर भी उस चीज़ को लेकर के जो है कह सकते हैं कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, एनर्जेटिक जोश के साथ भरा हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो भरतनाट्यम का, कथकली का अलग इम्पोर्टेंस है और बिल्कुल अगर हम यहाँ पर मोहिनीअट्टम जो केरला में किया जाता है उसकी बात करें तो उनकी भी एक अलग इम्पोर्टेंस यहाँ पर रखी जाती है। रियलिस्टिक मेकअप की अगर बात करें तो सिंपल ड्रेसिंग सेंस होता है, ठीक है? और जो ड्रेसिंग सेंस होता है, जो साड़ी यहाँ पर पहनी जाती है, कसाऊ साड़ी केरला में बहुत फेमस है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, जो इन्होंने पहनी हुई है। ठीक है, इस इमेज में और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो पल्लवी कृष्णन है, उन्होंने भी ये कसाऊ साड़ी पहनी हुई है, जो कि बेसिकली इस नृत्य को प्रदर्शित करते हुए पहनी जाती है। रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए इसको पहना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लिरिक्स हैं, यहाँ पर जो कि बोल करके किसी चीज़ को रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेकर के आते हैं, ठीक है? यहाँ पर मणि परवल और जो मिडीवल साउथ इंडियन जो लैंग्वेज होती है और तमिलियन जो मलयालम होती है, संस्कृत, दोनों का जो मिलाप होता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हम साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेस मिडीवल इंडिया में यूज़ की जाती थी, जिसको हम मणि परवल के नाम से जानते हैं और साथ में संस्कृत का जो मिलाप है तमिल और मलयालम का, दोनों को मिला करके तमिल भी, मलयालम भी और संस्कृत तीनों को मिला करके एक लिरिकल परफॉर्मेंस दिया जाता है, जहाँ पर लिप सिंक की जाती है और पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे नैयर और पल्लवी कृष्णन यहाँ पर 2 नोटेबल आर्टिस्ट जो हैं मोहिनीअट्टम केरला में जो किया जाता है उसको काउंट किया जाता है, उनका नाम रखा जाता है, गिना जाता है। ठीक है? आगे बात करेंगे ओडिसी को लेकर के। ओडिशा की हम बात करते हैं, तो ओडिशा की बात हो रही है। अगेन ओडिशा में पुरी की अगर मैं बात करूँ तो आप सबको ध्यान में है कि जगन्नाथ यात्रा के समय कितना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखते हैं भगवान विष्णु एक अवतार के रूप में, ठीक है? तो यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान जब उड़ीसा की हम बात करते हैं और इमेज जो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, कहीं न कहीं भगवान विष्णु के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर दिखाती है और अवतारों की कथाओं और जयदेव के गीत गोविंद के छंद हैं, ठीक है? जयदेव यहाँ पर एक कवि हैं जिन्होंने किताब लिखी गीत गोविंद और उसके जो छंद हैं वो ओडिशा में जब हम ओडिसी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनकी जो गीत होते हैं, छंद होते हैं, उनका गायन किया जाता है और आप देख पा रहे होंगे कि कहीं न कहीं जब भी इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो उस रिप्रेजेंटेशन के टाइम में गीत के साथ, छंदों के साथ एक स्टोरी फॉर्मेशन किया जाता है, यानी एक कहानी रची जाती है स्टेज के परफॉर्मेंस के ऊपर और यहाँ पर आप देखेंगे कि भावों के संदर्भ में भरतनाट्यम के समान है। अगर आपने भरतनाट्यम जैसे यहाँ पर या मुद्राएँ आप देख पा रहे होंगे, हैंड मूवमेंट्स आप देख पा रहे होंगे, फीट जेस्चर्स आप देख पा रहे होंगे, बॉडी लैंग्वेज देख पा रहे होंगे, तो कहीं न कहीं आपके पूरे के पूरे बॉडी का, आपके नेक का, गर्दन का, आपके शोल्डर्स का, आपके जो घुटने हैं, उन सब का एक यहाँ पर पूरी तरीके से बॉडी का पूर्ण तरीके से प्रयोग करके परफॉर्मेंस यहाँ पर दी जाती है। मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो भरतनाट्यम अगर आपने देखा होगा या उसके इमेजेस जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, अगर उसको आपने देखा होगा, तो ओडिसी में जो ओडिशा में किया जाता है और भरतनाट्यम में खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस यहाँ पर है कि लॉर्ड विष्णु के गीत गोविंद जैसे चीज़ों को लेकर के छंद और स्टेज परफॉर्मेंस दी जाती है, उस पर एक कहानी रची जाती है, बॉडी लैंग्वेजेस के माध्यम से, लिरिक्स के माध्यम से, छंदों के माध्यम से। बट भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर एक बॉडी लैंग्वेज को स्मूथ सा एक म्यूजिक पीछे चलता है, जिसको लेकर के एक्सप्रेशंस जो हैं यहाँ पर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सोनल मानसिंह और मोहपात्रा, ठीक है, यहाँ पर 2 ऐसे यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने कहीं न कहीं ओडिशा में ओडिसी नृत्य को लेकर के एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। दोनों परफॉर्मेंस को आप देख पा रहे होंगे, तो सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्रा 2 ऐसे हमारे डेजिग्नेटेड लोग हैं जिन्होंने कि ओडिशा में एक नई पहचान दी इस नृत्य को लेकर के। आगे मैं बात करूं, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, तो सतरिया, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है पेपर में भी कि सतरिया जो है कहाँ का फोक डांस है, तो असम का फोक डांस है, ये आपको ध्यान में रखना है। सतरिया जो डांस फॉर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था 15th सेंचुरी में, है ना?
जहां पर वैष्णव जो आपके वैष्णव सेंट थे कहीं ना कहीं रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं असम में। ठीक है, कमेंट करके जरा मुझे बताइए कि वैष्णव, शैविज्म और वैष्णव दो तरीके के भक्ति मूवमेंट में इन दोनों लोगों का योगदान रहा। तो वैष्णव का बताइए कि कौन से लोग यहाँ पर किस देवता की पूजा करते थे। हालांकि नाम से भी काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा, तो इनको रिफॉर्मर के तौर पर माना जाता है असम में। और शंकर देवा जिनको कि प्रोपोगेशन के तौर पर माना जाता है, शंकर देवा ने वैष्णव फेथ को या कहें कि वैष्णविज्म को कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रमोट किया, प्रोपोगेट भी किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। हालांकि मेरा पूरा फोकस यहाँ पर इसलिए है कि आप यहाँ पर इनके हैंड मूवमेंट, बॉडी जेस्चर, फेस एक्सप्रेशंस को देख पाए। ठीक है, तो प्रचार के माध्यम के रूप में की गई थी और ये जो नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुई थी और विस्तारित की गई थी। शंकर देव जी का नाम एक रिफॉर्मर के तौर पर जाना जाता है, सुधारक के तौर पर। 15 सेंचुरी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 15 सेंचुरी में ही कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट जैसे जो हमारे भक्ति मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्मेशन जैसी चीजें शुरू होती हैं, आपको दिखेंगी। चरित्र में सत्रों को, वैष्णव मठों को और मठों के साथ संबंध के कारण इस नृत्य शैली की सत्रिया नाम दिया गया है। जहां पर वैष्णविज्म को लेकर के, मठों को लेकर के जो लोग वहां पर रहते हैं, एक नया जो नृत्य शैली है जिसको कि सत्रिया के नाम से जाना जाता है, ये नाम वहां पर से निकल के आया है। सत्रिया नृत्य परंपरा जो है, आपके हाथों की मुद्राएं आप देख पा रहे हैं, हैंड मूवमेंट्स की बात की जा रही है। साथ में जो आपके पूरी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि अगर मैं इस बात करूं इस पूरे के पूरे इमेज की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फेस एक्सप्रेशंस के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके स्टेज के ऊपर ही कहीं ना कहीं म्यूजिक के थ्रू, अपने फुटवर्क्स के थ्रू, अपने हस्त मुद्राओं के थ्रू यहाँ पर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन करने की चीज यहाँ पर आपको नजर आएगी। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि हम सत्रिया असम की बात कर रहे हैं, हमने वैष्णविज्म की बात की, विष्णु माफ कीजिए, वैश्य जो यहाँ से लिखा था, हम बात कर, हाँ, वैष्णव मठों की जो हम बात कर रहे थे। तो भगवान विष्णु की अगर आपने दरअसल जो इमेज देखी होगी, जो आजकल हमारे पुराणों में अभी हम काफी रिप्रेजेंटेटिव तरीके से उसको दिखा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु की जो इमेज है यहाँ पर कुछ ऐसी नजर आती है। और जो उनकी पत्नी है, कहीं ना कहीं उनकी, उनके अंदर एक सेवा भाव के तौर पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन इमेज है। तो भगवान विष्णु और उनकी जो पत्नी है, दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो हैंड मूवमेंट, बॉडी जेस्चर्स को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो ये ट्रेडिशन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इस परंपरा की दो स्पष्ट धाराएं हैं। जब हम असम में सतरिया की हम बात करते हैं, वैष्णव मठों की, तो अलग अलग धाराएं हैं। भावना संबंधित प्रदर्शन की सूची में आता है और गायन भी है यहाँ पर। नाच को लेकर खरमनार नाच एक, और दूसरा है यहाँ पर संख्याएं जो कि स्वतंत्र, जैसे राजघरिया, चाली, झुमरू, नाडू भंगी आदि, इस तरीके के नाच जो है रिप्रेजेंटेशन के तौर पर रखे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ से भी पढ़ देती हूँ कि दो तरीके के सत्रिया को जब हम दो भागों में बांटते हैं, तो भावनों, ठीक है, जो रिलेटेड किससे है यहाँ पर पूरी तरीके से गायन, गायन और नाच के साथ नृत्य को भी और सिंगिंग दोनों को रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बाकी की चीजें हैं, चाली की बात करें, ठीक है, झुमरुआ की बात करें, नाडू की बात करें, भंगी की बात करें, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो ग्रुप में हमेशा की जाती हैं। ठीक है, लेकिन भावनों हमेशा यहाँ पर सिंगल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जैसे आप इस स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इमेज। ठीक है, ये खरमनार और यहाँ पर भाऊ और झुमरा की यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है, आप देख पा रहे होंगे कि आक्रामक तरीके से कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, और उतनी ही ज्यादा सॉफ्टनेस आपको भावनों में नजर आएगी, जो आप यहाँ पर इन लेडी के द्वारा परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर देख पा रहे हैं। जहां पर राधा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन के तौर पर रखा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ अ राधा इन हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और चाली जो है करेक्टराइज किया जाता है ग्रेसफुल, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी। झुमरुआ जो है यहाँ पर एक विगोर, जहाँ पर एनर्जेटिक बहुत ज्यादा है, मेजेस्टिक तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है एनर्जेटिक परफॉर्मेंस यहाँ पर दी जाती है। दोनों में डिफरेंस है, भावनों में भी और यहाँ पर झुमरुआ, नाडू और भांगी में भी। ओके, आगे हम बात करने वाले हैं मणिपुर की। मणिपुर बहुत चर्चा में है आजकल, वर्तमान में भी, करंट इश्यूज की भी अगर बात करें
और जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल शर्मसार करने वाला है, और जितना भी उसके बारे में बात की जाए कम है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मणिपुर को लेकर के। हम बात कर रहे हैं लाई हरोबा नृत्य के बारे में, और जो काफ़ी परफॉर्मेंस में इम्पोर्टेंस भी है। आपने 26 जनवरी के मौके पर या 15 अगस्त के मौके पर बहुत बार देखा होगा कि इस तरीके का जो है डांस परफॉर्मेंस, नृत्य प्रदर्शन हमेशा किया जाता है। तो मणिपुर में जो है शैलीबद्ध नृत्य है आपका लाई हरोबा। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और इमेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ग्रुप में किया जाता है हमेशा, और कहीं न कहीं ग्रुप्स में ही रह करके एक यूनिटी को रिप्रेजेंटेशन देता है ये। जिसका शाब्दिक अर्थ है, अगर लाई हरोबा की बात की जाती है तो देवताओं का आनंद, उनके लिए एक रिस्पेक्ट की जो भावना है, गीत है, नृत्य है, उसकी पेशकश की बात की जाती है। जहाँ पर अपने अपने नृत्य के माध्यम से, अपने गाने के माध्यम से, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स के माध्यम से देवताओं को एक रिस्पेक्ट की भावना है, एक श्रद्धा की भावना जो है रिप्रेजेंट की जाती है। अगर मुख्य कलाकारों की बात की जाती है तो माई बास यहाँ पर एक मुख्य कलाकार है, जो कि बात करते हैं पुजारी और पुजारिनों के बारे में, दुनिया के निर्माण के विश्व को फिर से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि किस तरीके से चीजें बनी, हमारे सामने आई, कैसे चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ओरिजिनेशन हुआ, उस तरीके से एक अलग जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है नृत्य के माध्यम से, क्लासिकल माफ कीजिए फोक डांस के माध्यम से। मणिपुर के जो लोकप्रिय रासलीला नृत्य है 18वीं सदी के आसपास यहाँ पर राजा भाग्यचंद्र के शासन में शुरू हुई थी। 18 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। आपको एक चीज नोटिस की होगी कि अभी अभी जितनी भी मैं यहाँ पर फोक डांसेस की बात कर रही हूँ, सबका जो प्रेजेंटेशन है 15 सेंचुरी से लेकर के 18 सेंचुरी के बीच में सबसे ज्यादा देखने को मिला। और यहीं पर एक समय भी था, एक टाइम पीरियड था जहां पर मैक्सिमम रिलीजियस रिफॉर्मेशन भी एक साथ हो रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है, साथ में यहाँ पर जो इविल्स हैं, सोशल इविल्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जा रही है विद जो अलग अलग जो हमारे भक्ति सेंट्स हैं, भक्ति जो मूवमेंट्स हैं, उनके माध्यम से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाई हरोबा की हम बात कर रहे हैं, हरोबा की। तो यहाँ पर अर्लीस्ट फॉर्म रहा मणिपुर का। स्क्रीन के ऊपर एक आप डिफरेंट इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। और आप देख पा रहे होंगे कि ब्यूटी की, ग्रेसफुलनेस की, ड्रेसिंग सेंस की, बॉडी लैंग्वेज का, कॉस्ट्यूम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने आप में काफी खास है लाई हरोबा को लेकर के मणिपुर में। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे एक अलग डिफरेंट इमेज है लाई हरोबा की, जो आप इमेज स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा। ये इमेज आपने देखी, अब इस इमेज को देखेंगे तो नीचे का जो इनका है बॉटम कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वो सेम है ना। तो किसी भी प्रकार का ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो किया जाता है, आपने कॉमन चीज देखी होगी भरतनाट्यम में या फिर यहाँ पर कुचिपुड़ी में, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर कि एंकलेट्स पहन करके, पायल या घुंघरू पहन करके रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। मोहिनीअट्टम में भी आपने देखा होगा, लेकिन लाई हरोबा में ऐसा नहीं है। इनका जो हैंड मूवमेंट है काफी स्मूथ होता है, फेस जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, और जो भी इनका वाद्य यंत्र होता है उसके थाप के ऊपर ही बेसिकली हैंड मूवमेंट्स और फीट मूवमेंट्स दोनों का प्रयोग करके ही रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे इनकी जो उत्पत्ति हुई थी प्राचीन काल में देखी जा सकती है। अगेन आप ये देखेंगे कहीं न कहीं एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, कहीं न कहीं एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि काफ़ी ख़ास भी लगती है, और अलग-अलग पारंपरिक त्योहारों के जुड़ाव को भी ये रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पर किसकी बात होती है, इससे पहले हमने भगवान विष्णु की बात की थी, अब यहाँ पर हम शिव और पार्वती की बात कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मांड के निर्माण करने वाले अन्य देवी-देवताओं के नृत्यों के पौराणिक संदर्भ में किए जाते हैं। यानी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, ओरिजिनेशन, रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ भगवान विष्णु भगवान और देवी पार्वती दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे ओरिजिन की जब हम बात करते हैं। ओके, बियॉन्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री associated with what traditional festival, there are legendary references in the dance of what the Shiva and the Parvati and the other god and goddesses who created the universe, जिन्होंने ये माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की जो रचना की है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन कि ब्रह्मांड कैसे बना, और उसको लेकर के एक श्रद्धा भावना रिप्रेजेंट की जाती है लाई हरोबा के माध्यम से। ठीक है, ये इमेज भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि मैक्सिमम कॉस्ट्यूम्स के ऊपर बहुत हद तक काम नहीं किया गया है, कल्चरल जो इनके कॉस्ट्यूम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो ओरिजिनेशन रिप्रेजेंटेशन है,
यहाँ पर लोकप्रिय तरीके से रास, संकीर्तन, यहाँ पर थांगता का प्रयोग किया जाता है और गाया भी जाता है, कीर्तन भी किया जाता है। और जो पुरुष होते हैं नर्तक, ठीक है, वो करताल बजाते हैं, ठीक है, एक ढोल उनके पास होता है जिसको कि बजाया जाता है। और नाट्य प्रदर्शन लय को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है कि जैसे-जैसे जितनी ज़्यादा थाप उन ढोलकों के ऊपर बजती है, जो ट्रेडिशनल उनके अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उतनी ज़्यादा उनके हैंड मूवमेंट्स, उनके जेस्चर्स, फीट और बाकी जो जेस्चर्स होते हैं निकल के बाहर आते हैं। जो नर्तक हैं यहाँ पर घुंघरू नहीं पहनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, शरीर की नाजुक गतिविधियों में बाधा आती है क्योंकि स्मॉल काफ़ी डेलिकेट स्टेप्स किए जाते हैं और बहुत ही स्मूथ तरीके से किया जाता है, तो उसको लेकर के कोशिश की जाती है कि कम से कम चीज़ों को पहन करके रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया जाए, ठीक है। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के ब्रह्मांड को लेकर के, रचना को लेकर के एक श्रद्धा भाव के तौर पर ये जो नृत्य है वो किया जाता है और आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है। देखिए अलग-अलग तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन करने के। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये भगवान कृष्ण और राधा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर हो सकती है। तो मैंने कहा कि ब्रह्मांड की रचना को लेकर के ये काम किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक देवता का यहाँ पर एक योगदान है, तो प्रत्येक देवताओं का ब्रह्मांड को बेहतर बनाने में, रचने में सबकी अपनी-अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस यहाँ पर है। ठीक है। ओके, तो ये तो मैंने बात की मणिपुर में बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे थे लाई हरोबा के बारे में। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कशन जो किया वो है सतरिया आसाम को लेकर के, जो कि 15th सेंचुरी में शुरू हुआ, भगवान विष्णु को लेकर के किया जाता है और साथ में 2 भागों में इसको बाँटा गया था, जो कि मैंने डिस्कस भी किया। भावनो और उसके बाद दूसरा भाग है इनका झुमरुआ, नाडू और भांगी, ठीक है। भावनो काफ़ी स्मूथ तरीके से और जो नाडू झुमरुआ है वो काफ़ी जोशीले तरीके से किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे। ओडिसी के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पर आपके हैंड मूवमेंट, जेस्चर अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ भगवान विष्णु का अवतारों को, कथाओं को लेकर के किया जाता है। यहाँ पर मैंने बात की आपके साथ जो शुरू में मोहिनीअट्टम केरला में जो किया जाता है, जहाँ पे आपके फीट मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स वो बहुत मैटर करते हैं। नाम्बियार के द्वारा इसको केरला में शुरू किया गया था और आपने बहुत हद तक ध्यान दिया होगा कि आज भी केरला में नाम्बियार जो पर्टिकुलर हमारा एक सरनेम है वो बहुत बार यूज़ किया जाता है। लड़कियां ही इसको करती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, जहाँ पर तमिल, मलयालम एवं संस्कृत भाषा को जोड़ करके गीतों का जो है संरचना किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसी के ऊपर जो है ये रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी आपके लिए। और साथ में आगे चलूँगी और एक लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इंडियन स्टेट्स एंड फ़ोक डांसेस को लेकर के, तो आपको सब नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। आंध्र प्रदेश में हमेशा जो आपसे पूछा जाता है, वो है कुचिपुड़ी, हालाँकि इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी को स्किप कर देंगे, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि एक क्विक लुक देने का इसको, तो कुचिपुड़ी से सवाल आ चुका है, ठीक है? कोलाट्टम से सवाल पूछा जा चुका है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आंध्र प्रदेश में किया जाता है, बाकियों को भी एक बार आप देख लीजिएगा। असम में सतरिया के बारे में डिस्कस किया मैंने अभी-अभी आपको लेकर के। बिहू भी एक उनका डांस फॉर्म है, फ़ोक डांस फॉर्म, ठीक है? और जो सवाल अब तक झुमरुआ से पूछा जा चुका है, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से किया जाता है, जो कि मैंने डिस्कस किया। बिहार में यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है, पमरिया और जाता जातिन, यहाँ से सवाल बनता है, बहुत बार पूछा गया है अभी तक, ठीक है? गुजरात में गरबा आप सबको फ़ेमस है, पता है, तो यहाँ से किया जाता है। भावई इसको याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। हरियाणा में झूमर आप सबको पता है, ठीक है? और यहाँ पर धमाल, ये काफ़ी बार आया और हरियाणा और पंजाब में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, धमाल दे देंगे, पंजाब दे देंगे, हरियाणा दे देंगे और जब मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है तो बड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर रहती है। तो धमाल भी हरियाणा का है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में आजकल फ्लड आया हुआ है, लेकिन अपने कल्चर को लेकर के हमेशा प्रगति पर रहा है, तो नाटी धांगी, नाटी और धांगी से सवाल बनता है। ज़ोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी काफ़ी फेमस तरीके से किया जाता है, उनके जो अपने खुद के फ़ोक डांसेस ट्रेडिशनल तरीके से किए जाते हैं। जेएनके की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में राउफ, ये सवाल आ चुका है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? कर्नाटक में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का भी हमने डिस्कस किया था, तो लंबी से सवाल पूछता है। केरला में मोहिनीअट्टम की बात हम कर ही चुके हैं, सवाल हमेशा वहीं से बनता है। कथकली भी किया जाता है बट वो क्लासिकल में काउंट होता है, जो कि हमने बात की, जहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? ओटम भी पूछ लेते हैं कई बार, थुलाल और ओटम, बट मोहिनीअट्टम इनका फेवरेट है और कथकली इनका फेवरेट है।
महाराष्ट्र में लावनी, आप सबको पता है इनका जो है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर काफी हद तक यूज किया जाता है। लेजिम भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो हम कई बार इसको मणिपुर से कोरिलेट करने लग जाते हैं, बट ये महाराष्ट्र का है। ओडिशा के बारे में डिस्कस किया तो ओडिसी किया जाता है क्लासिकल में, ठीक है, और इसी को हम फोक में भी काउंट करते हैं, ठीक है। और चाऊ कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल में जो आपको ध्यान में रखना है वो है इनका माहल, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, यही पूछते हैं ज्यादातर। पंजाब का भांगड़ा आप सबको पता है, गिद्धा जो लड़कियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और धमान भी है यहाँ पर, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का घूमर है, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। और झुलाल लीला, ये बहुत ही फेमस है, इनका कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर किया जाता है। और कालबेलिया, ये बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान को लेकर के, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो भारतनाट्यम इनका फेवरेट है, सवाल यहाँ से हमेशा बनता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, कजरी, ठीक है, और यहाँ पर रासलीला, ये नौटंकी और कजरी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कजरी को कई बार लोग रिलेट कर देते हैं बिहार के साथ, तो गलत मत कीजिएगा इसको। नौटंकी और कजरी को ध्यान में रखिएगा। झोरा भी एक आध बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा था आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर। उत्तराखंड का भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कि सवाल पूछते हैं, तो अगेन रासलीला भी इसका है, और चापेली, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और घारवली इनका अपना, कुमायूनी, ये 3-4 फेवरेट है, उत्तराखंड में बहुत बार पूछा जाता है। गोवा की बात कर लेते हैं तो कोली पूछता है बहुत बार, और बाकियों को आप एक बार जो है चेक कर सकते हैं, हालांकि कम ही पूछता है, गोवा से बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। एमपी की बात कर लेते हैं तो जवारा और मटकी, ये सवाल बहुत बार पूछते हैं यहाँ से। छत्तीसगढ़ से नहीं पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, बट आप फिर भी एक लुक देख सकते हैं यहाँ पर। झारखंड से पूछ लेते हैं कई बार। झारखंड से बेसिकली जो सवाल ये पूछते हैं वो ट्राइबल एरिया से सवाल उठा करके पूछते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है, बट झूमर को ध्यान में रख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कर्मा मुंडा और झूमर, ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है, झारखंड का इतना ही बहुत है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप मैं बात करूं यहाँ पर, तो एपी में बहुत नहीं पूछते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर कोंगकी को ध्यान में रखेगा, पासी कोंगकी, ये सवाल पूछ लेते हैं कई बार एपी से। मणिपुर में मैंने डिस्कस किया ही आपसे, अभी अभी लाई हरोबा के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो वहीं से सवाल बनता है। बाकी यहाँ पर थांगता का नाम याद रख लीजिएगा, सवाल पूछ लेते हैं कई बार। मेघालय अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। मिजोरम से सवाल नहीं पूछता है, बट जस्ट टेक अ लुक, बहुत कम चांसेस होते हैं मिजोरम से कि पूछा जाए, बट आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सुलाखिया और सरलाम सरलाम काई, ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है, बट बहुत कम, ठीक है। नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में बहुत कम पूछा जाता है। त्रिपुरा का तो एक ही है, होजागिरी, ठीक है। सिक्किम से भी बहुत कम पूछा जाता है, बट जस्ट टेक अ लुक ऑफ द ऑल द ऑप्शंस। लक्षद्वीप में लावा, ठीक है, और यही पूछा जाता है। हम अभी भी लावा को डिस्कस कर रहे थे, एक जगह और पूछा जाता है, महाराष्ट्र में लावनी किया जाता है, लक्षद्वीप में लावा किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि बहुत कम लक्षद्वीप से पूछता है, ठीक है। So this is all about this session everyone. I hope this session is very important. इसकी PDF मिल जाएगी आपको कहाँ से, बीट द कंपटीशन पे, और YouTube से मिलेगा आपको इसका पूरा का पूरा तैयारी करने का मौका, तो जरूर इसको देखिएगा। और मैं आपको चीज जाते जाते बता दूं कि जितने मैंने अभी भी फोक डांसेस के नाम डिस्कस किए जहां से सवाल बन सकते हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जस्ट टेक अ लुक एवरीवन। हालांकि मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी क्लासिकल और फोक डांस की डिस्कस कर रखी है यहाँ पर, तो उसको भी आप देख पाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे बिल्कुल बनता है जाते जाते। तो बात कर रहे हैं हम आंध्र प्रदेश को लेकर के, एपी को लेकर के, कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के 2 रूप नृत्य के बड़े फेमस हैं, कौन कौन से। आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है, कुचिपुड़ी है, बुरा काथा है, गरबा, ध्यान रखिएगा गरबा कहाँ का है, ठीक है, डांडिया रास, गरबा कहाँ किया जाता है, ठीक है, लूर और झूमर, ठीक है, या झूमर, और नन ऑफ द अबव। गरबा डांडिया तो सबको पता ही है, तो बहुत इस पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। लूर और झूमर को भी अगर आप देखेंगे, हरियाणा राजस्थान हिंट कर दिया है। आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है, कुचिपुड़ी एंड यहाँ पर बुरा काथा की हम बात कर रहे हैं, तो जरा बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है कमेंट करके। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, जहां पर जानेंगे कुछ और नई चीजों को लेकर के।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुंदर इमेज के साथ छोड़े जाती हूँ आपको मणिपुर में लाई हरोबा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम एवरीवन। जो भी आपका सवाल, कोई क्वेश्चन, डिस्कशन जो भी आप करना चाहते हो, ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।